Welcome to Mastermind Public School Piparia online channel. So we are discussing about in this video chapter number 2 acid base and salt class 10 science part 3. So इस पार्ट में हम यहाँ पर जो लास्ट वीडियो का कुछ रिमेनिंग टॉपिक था पीएच के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पीएच का एक टॉपिक रह जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, और फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज के वीडियो में सॉल्ट्स के बारे में। डिफरेंट टाइप के आपके बुक में सॉल्ट्स के एग्जांपल दिए हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, ये सब आज के वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो वाया इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो जैसे आपने देखा कि पीएच स्केल में हमने एसिड और जो बेसिस थे उनकी जो स्ट्रेंथ थी उसको मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया था जिसमें 0 से लेके 14 तक के रीडिंग थे। तो इसी पीएच स्केल के संबंध में हम यहाँ पर देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है एवरीडे लाइफ में, कैसे पीएच हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं पहला पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो नॉर्मली जो प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी में जो भी फ्लूइड्स हैं या जो भी उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, यानी जो भी आपकी अंदर चल रहा है वो एक रिएक्शन की तरह होता है और रिएक्शन एक प्रॉपर पीएच पर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर बॉडी वर्क्स विद द पीएच रेंज। जो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो पीएच रेंज जो है आपकी 7 से लेके 7.8 के बीच में काम करती है। ह्यूमन बॉडी की बात करें, व्हेन पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एज एसिड रेन। तो ऐसे ही एवरीडे लाइफ में जैसे कि अपन देखें रेन, तो अगर रेन का पीएच 5.6 है या इससे कम हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन। लास्ट क्लास जो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एसिड रेन के बारे में, और इस साल भी एक चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, रेन में क्या है, वाटर गिर रहा है तो वाटर का पीएच रेंज करता है न्यूट्रल रेंज में, जो कि होता है ऑलमोस्ट 7। अगर रेन वाटर का जो पीएच है 5.6 है या उससे कम हो जा रहा है तो हम उसको एसिड रेन बोल देते हैं। सेकेंडली यहाँ पर देखेंगे पीएच ऑफ द सॉइल। तो जो प्लांट है हम देख रहे हैं कि प्लांट सॉइल में लगे हुए हैं, तो अगर सॉइल का पीएच थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएट होता है जो कि प्लांट की रेंज से बाहर चला जाए तो उस केस में फिर प्लांट प्रॉपरली उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं कर पाते। तो देखें प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो हर एक तरह के प्लांट अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनकी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज आपकी पॉसिबल हो पाती है। ऐसे ही फिर अपन थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखें कि पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस साल हम जैसे अभी 10th क्लास में आगे चैप्टर आएंगे जिसमें ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसमें कि एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में काम करता है। तो जैसे अपन देखें हमारा जो स्टमक है, हमारे स्टमक में हम देखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो एक तरह से यहाँ पर हाईली एसिडिक मीडियम हो जाता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉज पेन। तो इंडाइजेशन में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और उससे एसिडिटी होती है और आपको स्टमक पेन हो सकता है। तो गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस एंटासिड। तो उस पेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड्स। तो एंटासिड्स क्या हो जाते हैं, एक तरह से जो आपका एसिड ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो आपके एंटासिड होते हैं उनमें एक तरह से बेसिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज एक्सेस, जैसे कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन बोल देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका यूज करते हैं एज अ एंटासिड। बात करें फिर पीएच चेंज कॉज अ टूथ डिके। तो नॉर्मली हमारे जो ओरल कैविटी होती है माउथ, वहाँ पर हमारा सलाइवा यानी कि लार सिक्रेशन कंटिन्यूसली होता है। उस लार की जो पीएच है वो भी फ्लक्चुएट करती हैं। अगर जो भी आपकी फूड हैबिट है उसके कारण आपका जो भी क्लीनिंग हैबिट है और उसके कारण आपका जो माउथ का पीएच है वो भी वेरी करता है। अगर पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो वो क्या कॉज करता है, टूथ डिके, यानी कि आपके दांतों में कैविटीज हो सकती हैं। तो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ मोर देन, अपन बोलेंगे कितना, 5.5 से अगर कम हो जाता है ओरल कैविटी का तो आपको टूथ डिके कॉज हो सकता है।
Tooth enamel made of calcium phosphate, hardest substance in the body, does not dissolve in water but corrode with pH is lower. Normally जो substance जिससे हमारे teeth बने होते हैं enamel, वो एक तरह से calcium phosphate है जो कि normally आसानी से dissolve नहीं होता है, लेकिन because of the lowering in the pH बहुत ज़्यादा कम यानी कि oral cavity में acid की मात्रा बढ़ जाने के कारण आपका tooth decay हो सकता है. 5 due to acid production or degradation of food particle by bacteria. तो हम बोल रहे हैं कि ओरल कैविटी में ये एसिडिक पीएच कैसे हो जा रहा है कि जो भी फूड सब्सटेंस हम खा रहे हैं वो आपके ओरल कैविटी में अगर कहीं पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा रह जाते हैं, तो आपके ओरल कैविटी में मौजूद बैक्टीरिया उनमें रिएक्शन करके एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं और ओरल कैविटी का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है. यूजिंग टूथपेस्ट जनरली बेसिक टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड. तो आप प्रॉपरली क्लीनिंग करके उन डेब्रिस को हटा सकते हैं ताकि बैक्टीरिया को जो फूड है वो अवेलेबल ना हो और वो उसको एसिड में कन्वर्ट ना कर पाए. ऐसे ही कुछ एग्जांपल अपन को देखने को मिलते हैं. सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट एंड एनिमल. कुछ प्लांट और एनिमल इसमें केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं जो कि एसिडिक हो जाते हैं, जैसे कि बी स्टिंग यानी कि मधुमक्खी का डंक. तो इसमें भी विशेष प्रकार का एसिड होता है जो कि वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं. विच कॉज पेन एंड इरिटेशन. यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा एंड स्टंग एरिया गिव रिलीफ. कि जब भी आपको बी स्टिंग हो तो उसमें अपन यूजुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना यूज करते हैं और ऐसे ही को सब्सटेंस, क्योंकि एक तरह से बी आपका क्या लीव करके गया है वहाँ पर एसिड. तो एसिड को आप न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे वहाँ पर, किसी तरीके का बेस जो कि आपको हार्म ना करे. फिर बात करें कि स्ट्रिंगिंग हेयर ऑफ द नीडल लीव्स इंजेक्टेड. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कि आपके थॉर्न्स होते हैं, उनमें भी समटाइम्स कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि एसिड की तरह बिहेव करते हैं और इस तरह से वो अपने प्रोटेक्शन के लिए केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं. तो ये हमने देखा डेली लाइफ में पीएच के कुछ इंपॉर्टेंट रोल. नाउ कुछ आपके नेचर में केमिकली जो सब्सटेंस अवेलेबल हो सकते हैं वो किसी टाइप के एक एसिड हो सकते हैं. तो बुक में आपको उसकी एक टेबल मिलेगी, टेबल नंबर 2.3. तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कॉमन कंपाउंड और उसमें कौन से एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं. तो बुक में हम एक बार इन्हें देख लेते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि विनेगर नॉर्मली आप किचन में यूज़ करते हैं तो एसिडिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है. ऑरेंज की बात करें, आप नॉर्मली ऑरेंज जूस या ऑरेंज खाते हैं तो इसमें सिट्रिक एसिड मौजूद है, लाइक आपके नींबू या फिर लेमन में भी हो सकता है. टर्मरिन यानी कि आपका जो इमली है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं टार्ट्रिक एसिड मौजूद है. फिर टोमेटो आप डेली में किचन में यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट हो जाता है ऑक्जेलिक. ऐसे ही खट्टे दूध यानी कि सार मिल्क या फिर कर्ड यानी जिसको आप सामान्य भाषा में दही या मही बोल सकते हैं, इसमें आपका लैक्टिक एसिड मौजूद होता है. फिर लेमन में आप देख सकते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिट्रिक एसिड. एंड स्टिंग यानी कि जो चींटी काट आपकी लाल वाली चींटी काट जाती है उसमें आप देखते हैं मेथेनोइक एसिड है. और नीडल स्टिंग यानी अगेन इसमें भी मेथेनोइक एसिड है. नीडल स्टिंग आपका ये प्लांट के थ्रू होता है. तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे कुछ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड में स्पेशल टाइप के एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं. नाउ टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक सॉल्ट और उससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में गिवन है. तो प्रीवियस रिएक्शन में जैसे हमने देखा था कि कुछ रिएक्शन में रिजल्टेंट हमको सॉल्ट मिल रहे थे, तो हमने देखा था कि एसिड और बेस के कंबाइंड रिएक्शन यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण सॉल्ट बनते थे. तो हमने देखा था कि सॉल्ट की कैटेगरी कैसी हो सकती है उस अकॉर्डिंग पीएच ऑफ सॉल्ट. आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल पीएच हो जाएगा अराउंड 7. सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बन रहा है तो सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा, अगेन पीएच लेस देन 7. और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आप देख सकते हैं उसकी नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट, और पीएच हो जाएगी मोर देन 7. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सॉल्ट जो कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड से बन रहे हैं तो उनके जो पीएच हैं वो किस तरह से वेरी कर रहे हैं. नाउ आगे हम देखेंगे आपकी ब्रॉडर कैटेगरी में कुछ एग्जाम्पल सॉल्ट्स की गिवन हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉल्ट्स की. सॉल्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे कॉमन सॉल्ट है आपका NaCl. द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज
जैसे कि हम आगे यहाँ कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट बहुत से अदर सॉल्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले कैटेगरी में आप देखेंगे कॉस्टिक सोडा, ऐसे ही ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कुछ कॉमन कंपाउंड है जिसके लिए जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड या केमिकल फार्मूला की बात करें NaCl, ये आपके रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ के रूप में यूज़ होता है। तो एक एक करके हम ये कैटेगराइज किया है, यहाँ पर कंपाउंड को देखते हैं और उनके केमिकल फार्मूला, उनके जनरल नेम और उनके केमिकल नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इंडिविजुअल कंपाउंड के कैसे हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या उनके यूज़ हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो यहाँ पर कुछ कॉमन अपने यहाँ पर जो डेली यूज़ के सॉल्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं और वो किससे बन रहे हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl उनके लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा केमिकल फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर NaOH और साइंटिफिकली हम इसको जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से। दूसरे नंबर पे है ब्लीचिंग पाउडर या फिर हिंदी में कह सकते हैं आप विरंजक चूर्ण। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीजन CaOCl2। साइंटिफिकली आप इसे कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। थर्ड नंबर पे है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा यहाँ पर रॉ मटेरियल है जिससे आगे जाकर के इसमें कुछ कंपाउंड और मिला करके उसको बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे बेकिंग सोडा, साइंटिफिकली आप इसे कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फॉर्मूला हो जाता है सोडियम NaHCO3। फोर्थ नंबर पे है आपका वॉशिंग सोडा यानी कि जो वॉशिंग पाउडर में आप केमिकल आपको मिल जाएगा। साइंटिफिकली आप कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका इसलिए क्योंकि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के ऐड हैं। फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3.10H2O। पांचवा और लास्ट हो जाता है आपका यहाँ पर सॉल्ट जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, वो हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। साइंटिफिकली नोन एज द केमिकल कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल आपको है वाटर का ऐड है, तो CaSO4.H2O, हाफ मॉलिक्यूल आपका H2O का है। तो आप देख सकते हैं पांचों इंडिविजुअल जो कंपाउंड हैं इनके अपन एक एक करके डिटेल देखेंगे और कैसे इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इनके कुछ डेली लाइफ में या कुछ इंडस्ट्रियल यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद फर्स्ट टॉपिक कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो कैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो कॉमन सॉल्ट यानी NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको अपन एक जनरल भाषा में ब्राइन कह सकते हैं। और इस ब्राइन में जब हाई अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaCl चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली वहाँ पर वाटर मौजूद होगा और वो NaCl डिकम्पोज होकर के आपका NaOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाली रिएक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं NaCl के मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्ट करते हैं और NaOH और साथ में Cl2 और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक तरह का ये अरेंजमेंट इस आपका बुक में डायग्राम गिवन है जिसमें कि एनोड पर आपको Cl2 गैस मिल जाती है, क्लोरीन गैस मिलती है और यहाँ पर एट कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है और साथ में कैथोड में आपको नीचे की तरफ NaOH आपको इकट्ठा दिखाई देगा। आफ्टर द सर्टेन टाइम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप उसको पास करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा और आपको कुछ समय बाद वहाँ पर NaOH कैथोड के पास इकट्ठा एक्यूमुलेटेड आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन यानी कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से यहाँ पर कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूस कर सकते हैं। बुक में डायग्राम में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो इस तरह का आपका इलेक्ट्रोलाइटिक अरेंजमेंट होता है। ये आप जो डार्क ब्लू देख रहे हैं ये आपका NaCl का सॉल्यूशन हो जाता है जिसे आप ब्राइन कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको ब्लैक दिख रहे हैं ये वाला एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और कैथोड जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्राइन कंटेनिंग NaOH, यहाँ से आपको जो NaOH बन जाएगा उसको अपन यहाँ से एक्यूमुलेट करके कलेक्ट कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पर आप क्लोरीन गैस आपको एनोड से रिमूव होती हुई दिखेगी और हाइड्रोजन गैस जो है आपको कैथोड से इकट्ठी होती हुई दिखेगी। यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज़ आप फ्यूल, मार्जरीन और अमोनिया फॉर फर्टिलाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन यूज़ किया जा सकता है। और क्लोरीन की बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट में आप क्लोरीन, स्विमिंग पूल को साफ करने में, पीवीसी एक तरह का पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपाउंड है पॉलीमर बनाने के लिए, और डिसइंफेक्टेंट जैसे कि और CFC पेस्टिसाइड सब वगैरह बनाने के लिए आप इस क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक अरेंजमेंट होता है जिसमें कि सेपरेट जो दोनों इलेक्ट्रोड है बीच में एक थिन मेम्ब्रेन से आपके सेपरेट होते हैं और अल्टीमेटली आप लैब में NaOH इस तरीके से बनाया जा सकता है। नाउ सेकेंड नंबर पे है आपका ब्लीचिंग पाउडर, केमिकली नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और फॉर्मूला हो जाता है Ca कैपिटल यहाँ पर OCl2। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बन रहा है कि एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम, सूखे स्लेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर आप जब क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो उससे आपको ब्लीचिंग पाउडर और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो इस तरह से स्लेट लाइम कॉमन नेम है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसका आप क्लोरीन से रिएक्शन करा करके यहाँ पर आपको ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात करें यूजेस की तो ब्लीचिंग पाउडर जैसा कि आप जानते हैं सबसे कॉमनली ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन और लिनन के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज में। साथ में ब्लीचिंग वुड पल्प टू पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर और यूजेस की बात करें तीसरे नंबर पे जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग इन द केमिकल इंडस्ट्री, कुछ केमिकल इंडस्ट्री होती है उनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है सर्टेन रिएक्शन। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, समटाइम्स जो गंदे पानी जो ड्रिंकिंग वाटर में अगर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो उसको साफ करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो ये था आपका सेकंड नंबर पे ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और उसके कुछ यहाँ पर हमने यूजेस देखे। नाउ थर्ड नंबर पे है आपका बेकिंग सोडा। थर्ड नंबर पे है आपका कंपाउंड बेकिंग सोडा, कॉमनली साइंटिफिकली नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन की बात करें तो आपने देखा कि कॉमन सॉल्ट की वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से आप रिएक्शन कराएंगे तो रिजल्टेंट में आपको अमोनियम क्लोराइड और सम अमाउंट में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 मिल जाता है। यूजेस की बात करें और प्रॉपर्टीज की तो इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेस, तो सबसे पहली बात नॉन करोसिव है और बेसिक नेचर का हो जाता है। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब आप इसको कुकिंग के टाइम पे जब NaHCO3 को आप हीट करते हैं तो ये सोडियम जो बाइकार्बोनेट है ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, वाटर के साथ साथ ये सम अमाउंट में CO2 गैस यूज करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसी CO2 के कारण जब हम इसको यूज करते हैं तो जो फूड सब्सटेंस है वो एरेटेड बनते हैं, उनमें फ्लफीनेस हो जाती है, ठीक है। तो ये इस कारण से हम इसको कुकिंग में यूज करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है वाटर और ज्यादा अमाउंट में आपकी CO2 गैस प्रोड्यूस हो जाती है। दैट्स व्हाई सोडियम कार्बोनेट को हम कहाँ यूज करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्रीज में, क्या बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर देखिए बेकिंग जो पाउडर की बात कर रहे हैं हम, बेकिंग पाउडर ये क्या हो जाता है आपका बेकिंग सोडा और साथ में अपन टार्ट्रिक एसिड, इन दो को आप जब मिला देंगे तब जाकर ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा अकेले की बात करें तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, बेकिंग पाउडर में क्या मिला रहता है, टार्ट्रिक एसिड। When baking powder is heated or mixed with water, CO2 is produced, which causes bread and cake to rise, making them soft and spongy. तो ये CO2 के कारण जो ब्रेड है ये स्पॉन्जी और जो केक है वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनते हैं। फिर और किस चीज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो एंटासिड बनाने में जो हमने देखा था कि एसिडिटी को दूर करने के लिए। इसके अलावा यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशमन जो यंत्र होते हैं उसमें भी कभी कभी
सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जा सकता है। फिर चौथे नंबर पे है वॉशिंग सोडा। सो फोर्थ नंबर पे है कंपाउंड वॉशिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। प्रोडक्शन यानी बनाने की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली जो सोडियम कार्बोनेट है वो उसमें किसी भी अमाउंट में वाटर ऐड नहीं होता है, तो ये क्रिस्टलाइज्ड सोडियम कार्बोनेट के रूप में फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसका रिक्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन यानी कि आप इसमें केमिकली जो अमाउंट सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है उसको ऐड करके रिक्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू आप यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आपका बिहेव करता है वॉशिंग सोडा के फॉर्म में। यूजेस की बात करें तो इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, उसको बनाने के लिए भी आप वॉशिंग सोडा यानी कि ये कंपाउंड का यूज करते हैं। क्लीनिंग एजेंट ऑफ द डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू सामान की साफ सफाई में या क्लीनिंग एजेंट के तौर पे कपड़ों के और भी चीज़ों के यूज में होता है। फिर फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, नॉर्मली हम जानते हैं वाटर में एक टाइप का हार्डनेस मौजूद होता है, एक परमानेंट होता है और एक टेम्पररी हो जाता है। तो जो परमानेंट हार्डनेस है उसको अगर आपको दूर करना है तो यू कैन यूज एज अ वॉशिंग सोडा। फिर इसके बाद लास्ट आपका रह जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और ऑल्सो नोन एज अ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या क्या उसके यूज होते हैं वो अपन देखते हैं। और साथ ही अपन जो यहाँ पर देख रहे हैं बार बार आपको देखने को मिलेगा .H2O। तो ये डॉट के बाद जो सर्टेन मॉलिक्यूल हो जाते हैं वाटर के वो हो जाते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। वो क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। तो फिफ्थ और लास्ट नंबर पे है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑल्सो केमिकली नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को केमिकली कैसे बनाया जाता है, तो एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर जिप्सम। केमिकल फॉर्मूला हो जाता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। तो ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जिप्सम, जिसको अपन कंट्रोल हीट यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन पे आप उसको हीट करते हैं तो ये जो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल है लगभग 1.5 मॉलिक्यूल लूज करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब उस पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप वाटर मिक्स करके उसको सेट होने रखते हैं तो वो वापस से अपना जो क्रिस्टलाइन वाटर है गेन करके ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप जिप्सम से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि पीओपी बना सकते हैं। बात करें पीओपी के यूजेस की तो डॉक्टर यूजेस पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, देखा होगा आपने प्लास्टर वगैरह में, फॉर मेकिंग टॉय मटेरियल एंड डेकोरेशन आइटम्स बनाए जाते हैं, और फॉर मेकिंग सरफेस टूथ। डेंटिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है मॉडल बनाने के लिए, नाप लेने के लिए, इंप्रेशन लेने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा पांचों तरह के जो डिफरेंट सॉल्ट थे, जैसे कि आपके सबसे पहले हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेकिंग सोडा, इसके बाद वॉशिंग सोडा, फिर हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर और लास्ट में देखा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इनमें कहीं कहीं आपको इस तरह के जो वाटर के मॉलिक्यूल लिखे हुए मिल जाते हैं, ये आपका नोन एज अ क्रिस्टलाइन वाटर। So it is a fixed number of water molecule present in the one formula unit of a salt। जैसे कि हमने देखा कि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल है, हेमीहाइड्रेट में हाफ मॉलिक्यूल है। इससे पहले हमने देखा कि वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल था। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि फिक्स अमाउंट होता है और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 कंक्लूड होता है, जिसमें हमने एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में देखा। So in this video part number 3 we have concluded the chapter number 2 that was acid, base and salts। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। So thanks for watching our video. Please do like, share and subscribe our channel and study well.